और आज हम बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी का एक स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो गेस्ट किया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा। बस पॉलिसी का 500 क्वेश्चन है और इसी से ही बिहार पुलिस में क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम बिहार पुलिस स्पेशल इंडियन पॉलिटी का लगभग 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बस कर लेना है हम लोग को। इतना से ही बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी का इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो छूटेगा नहीं। तो पॉलिटी के लिए इतना। अगर इस चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए इस मटेरियल का, तो आप मेरे टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है उसमें ऐड होके उससे आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये मैराथन होगा, लगभग 2-3 पार्ट में होगा इसका वीडियो, 2 या 3 पार्ट में आएगा इसका वीडियो, क्योंकि ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करना ना भूलें। बिहार पुलिस के लिए इतना पॉलिटी में काफ़ी होगा अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन कहता है कि भारत में संवैधानिक विकास की नींव, भारत में संवैधानिक विकास की नींव जो है ना, नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? भारत में संवैधानिक जो विकास की नींव है वह किस एक्ट के तहत पड़ा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब ये पूछ रहा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बात करें तो इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ये भी सही है। इसके तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, इसकी एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन नींव रखी गई थी, ये ऑप्शन गलत है और आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिट्स इंडिया एक्ट और पादरियों की आज्ञा की बात करें, पादरियों की आज्ञा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम मिला के देखें तो इसमें पहले का कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हो जाएगा। और फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट भी बात करें तो 1784 और ईसाई पादरियों की आज्ञा 1813, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर आंसर होगा। 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? मतलब भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के जो निर्णय है उसको अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 ईस्वी के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? कौन से चार्टर एक्ट अधिनियम है जिसके तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन बी 1813 का अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? तो ऑप्शन अगर पढ़ते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये बिल्कुल सही है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य को शामिल किया गया, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद विधि में शामिल किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार मिला, ये भी सही है। तो अगर बात करें ऑप्शन डी ही गलत हो सकता है। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया, ये गलत है और ऑप्शन नंबर आपका डी असत्य है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो विधि आयोग का गठन 1834, विधि आयोग का गठन 1834 सही है। दास प्रथा का उन्मूलन 1843, ये भी सही है। लॉर्ड एलनबरो के समय में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही है। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858, विधि आयोग का गठन 1834, दास प्रथा का उन्मूलन 1843। 1858 के भारत शासन अधिनियम में कौन सा कथन गलत है? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग गलत कथन को देखेंगे, पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन से भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वाइसराय कर दिया गया, ये सही है। भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद पर ब्रिटिश संसद का जो है ना सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था, सही है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर
वी गलत है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। किसका मिलान गलत है? अगर बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका मिलान गलत है? विभागीय प्रणाली का आरंभ की बात करें 1861 का अधिनियम। विभागीय प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? तो 1861 का अधिनियम। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का अधिनियम। ये भी सही है। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग करने का 1876 में नहीं आया था। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी 1892 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा वो आंसर गलत होगा। 1862 में निम्न में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में नामित किया था? किसने नामित किया था? 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में शामिल किया था? तो बनारस के राजा शरदिनकर राव और पटियाला के महाराजा सभी को शामिल किया था। प्रथम विधि आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग के गठन की बात करें किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? कौन से अधिनियम के द्वारा? यह हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ये सही है। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई और ये भी सही है। तो 1800 अगर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि 1892 ईस्वी का अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने का मत एवं अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम की बात करें। भारत परिषद अधिनियम 1919 की बात करें। भारत परिषद अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? तो यह हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता। दूसरा में क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें। मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा ये 4 नंबर। सांप्रदायिक निर्वाचन। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें। भारत परिषद अधिनियम 1861 में कहता है यह हो जाएगा सती प्रथा का अंत। और भारत परिषद अधिनियम 58 ये हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया। इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया था। ये ऑप्शन। और तीसरा कहता है कि यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों को सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कहा जाता है। यह कौन सा सही होगा? तो इसमें से 1, 2, 3 सारा सही है। तो जैसे कि पढ़ते हैं फिर से एक बार उसको हम देखते हैं कि जो 1919 का अधिनियम है उसी के बारे में कहा गया है कि अधिनियम के अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया था। और इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया था। ये भी सही है। यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वे कौन से प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? वे कौन से पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1919 के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यह हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये भी सही है। और इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना नहीं की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन 1935 वाले अधिनियम द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ? किसका गठन जो है ना 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है? तो बात करें लोक सेवा आयोग का हुआ है, वैधानिक आयोग का भी हुआ है और भारत के महालेखा परीक्षक
परीक्षक की नियुक्ति भी हुआ, लेकिन चुनाव आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है। मिलान करने के लिए दिया हुआ अधिनियम और क्या है, अधिनियम और तात्कालीन ब्रिटिश, यानी कि विषय और प्रधानमंत्री। विषय और प्रधानमंत्री की बात करें, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें, सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा हेनरी अस्क्विथ। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें, उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, हेनरी अस्क्विथ। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लॉयड जॉर्ज। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लॉयड जॉर्ज। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन थे, तो लॉयड जॉर्ज थे। अगर बात करें प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें, प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो हो जाएगा स्टानली ब्लैडविन। भारत की स्वतंत्रता की बात करें हो जाएगा भारत की क्लेमेंट एटली। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं इसको। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें, यह हो जाएगा हेनरी अस्क्विथ। सांप्रदायिक निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री हेनरी अस्क्विथ। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लॉयड जॉर्ज। प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि हो जाएगा स्टानली ब्लैडविन। और भारत की स्वतंत्रता क्लेमेंट एटली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, यह भारत के सचिव को दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियाँ थी। 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियाँ थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। संघीय न्यायालय की स्थापना है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भी है, भारत परिषद का अंत भी है, और ये ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यही आंसर होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन, ये गलत है, वहाँ में केंद्रों में द्वैध शासन था। निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियाँ हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। कौन सी सूची है जिसका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची का उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची का उल्लेख और प्रांतीय सूची का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। सुमेलित कीजिए कि 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उससे संबंधित सूची को सुमेलित करने के लिए कहा गया। विदेशी कार्य एवं करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना तथा जनगणना की बात करें, ये सब आ जाता है परिसंघ सूची में। ये सब आते हैं परिसंघ सूची में। पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, ये सभी प्रांतीय सूची में आती है। और दंड विधि और प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया आ जाती है कौन सी सूची, समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह गुलामी का अधिकार पत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने कहा है। यह गुलामी का अधिकार पत्र था और यह कथन किसने कहा था। यह कथन कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह कथन किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। दूसरा है कि बर्मा को भारत से पृथककरण, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। कौन सा अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। किस ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब पारित किया, तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1947 वाला जो अधिनियम था उसमें संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर बात करें तो यह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित था। ये बिल्कुल सही है। इस देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, ये भी सही है। इनके 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्रों का संबंध प्रावधान किया गया, भारत और पाकिस्तान, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है। संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है, हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होने के लिए पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दे दिया था? तो सिलहट जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दे दिया था। भारतीय संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा का गठन किस आयोग की संस्तुति पर हुई थी? यह हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में, यानी कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। निम्न में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बात करें तो जॉर्ज स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर फ्रांसिस लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन जॉर्ज स्टर्म नहीं कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सतीश, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब और किसने पारित किया? कब और किसने? यह हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल 389 निश्चित की गई थी संख्या 389, जिसमें कौन सम्मिलित नहीं है? अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या 292, ये भी सही है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 4 और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 93, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी सही। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो मुस्लिम लीग ने कितनी? तो 73 सीटें जीती थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई, नई दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी, बिल्कुल ये क्वेश्चन ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ये भी सही कथन है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला, यहाँ पे महिला होगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की है? तो यह नियुक्त की है 13 समितियां। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां, जो 13 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि सारे सही हैं। किसका मिलान गलत है? संचालन समिति की बात करें, किसका मिलान गलत है? संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। संघीय संविधान समिति नेहरू जी, मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें, जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? संविधान सभा के लिए चुने गए थे किस राज्य से? तो प्रथम बंगाल से, और फिर से दोबारा जब हुए थे, जब बंगाल का विभाजन हो गया था पाकिस्तान, तो फिर महाराष्ट्र से चुने गए थे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? यह निश्चित की गई थी 324 निश्चित की गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन, देश के विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन किया गया। देश के विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? देश का विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन था 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? 299। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। संविधान सभा का प्रारूप भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था, ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। कौन? मुस्लिम लीग। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? अगर बात करें तो
श्रम विभाग जगजीवन राम, श्रम विभाग जगजीवन राम। कल भी ये क्वेश्चन आया था। रखा यानी कि रक्षा, यानी कि यहाँ रखा नहीं होगा बल्कि रक्षा होगा। रक्षा बलदेव सिंह, रक्षा बलदेव सिंह, रक्षा बलदेव सिंह। रेलवे जॉन मथाई नहीं, जॉन मथाई नहीं। अगर बात कर रेलवे और विधि की बात कर जोगेंद्र नाथ मंडल। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के मात्र 17 प्रतिनिधि बचे थे। संविधान सभा का दूसरा वाचन की बात करें, संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव थे वीपी मेनन। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव थे वीपी मेनन। आगे बढ़ता हूँ लोग। 55 मतलब संविधान सभा के भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय की बात करें, हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन की बहस चली थी? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन की बहस चली थी? 114 दिन की बहस चली थी, कहीं 112 भी देता है इसका आंसर। 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होता है? 1949 तक में कौन सा सदस्य की बात करें? 26 नवंबर 1949 में कौन सा अध्याय जो अनुच्छेद है वह लागू नहीं होता है? वह हो जाएगा अनुच्छेद 61 लागू नहीं होता है। मिलान करने के लिए आए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की बात करें। 22 जुलाई 1939 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें। 22 मई 1949 में पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे बढ़ता हूँ। भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। लेकिन अनुच्छेद जो 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी तरफ से आत्मा कहा है। 60 नंबर क्वेश्चन करेगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 कहता है निम्नलिखित में कौन से दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया? 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया वह है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और संविधान का आरंभिक प्रस्तावना जो है ना, संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं थे? जनता में नहीं थे। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। क्या बना? तो उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि ये सिर्फ गलत है। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है। भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार भारत की संसद नहीं बल्कि भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में नगरीय में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में लिया था? यह लिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका या प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई और केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को मूल ढांचा का अंग माना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय जरूरी थे। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि 4 नंबर गलत है। किसका मिलान गलत है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के पास है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड और संघ एवं उसके राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मिलान करें, देश की बात करें फ्रांस, जापान और लिए गए प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संयुक्त अधिवेशन। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर कनाडा। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। फ्रांस से क्या लिया गया था? फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। फ्रांस से आगे देखते हैं हम लोग, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। जापान की बात करें तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से अगर बात करें तो फ्रांस से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता। प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन। और बात करें कनाडा की तो कनाडा से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका से संघीय व्यवस्था हमारी प्रभावित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, ये नहीं। संविधान की 3 अनुसूचियाँ, ये भी नहीं। न्यायपालिका की 3 वैधता, ये भी नहीं। संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन करेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? हो जाएगा 12, यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। किसका मिलान गलत है? 75 नंबर क्वेश्चन का किसका मिलान गलत है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन में, पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय अनुसूची, ये बिल्कुल ही सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं, ये गलत है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची, यानी कि, और ऑप्शन नंबर सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक गलत है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 4थी अनुसूची में है। सम्मिलित कीजिए अनुसूचियाँ और संबंधित विषय की बात करें। 8वीं अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, 8वीं में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 9वीं अनुसूची की बात करें, इस अधिनियम में न्यायालय के बाहर का अधिकार क्षेत्र, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रशासनिक उपसंबंधों और तत्संबंधों संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में यहाँ भी मिलान दिया हुआ। अनुसूची, प्रशासनिक उपबंध और अनुसूची में मिलान लगाना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, यानी कि यह हो जाएगी 6ठी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र, यानी कि ये हो जाएंगे 6ठी अनुसूची। अखिल भारतीय सेवा की बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, यह हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा में आ जाएगा अखिल भारतीय सेवा
अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा 7वीं अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची हो जाएगा। अगर CAG की बात करें, CAG की बात करें, यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची, और सॉरी 5वीं नहीं बल्कि दूसरी अनुसूची CAG। और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध की बात करें, ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची। तो ऑप्शन अगर हम मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते, संघ सूची और राज्य सूची के संबंध में संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? संघ सूची और राज्य सूची दोनों के संबंध में संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? तो संघ सूची में कुल 97 विषय थे। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? तो समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य ये समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, बल्कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये भी समवर्ती सूची का हिस्सा है। शादी और तलाक भी समवर्ती सूची का हिस्सा है। शिक्षा, आर्थिक नियोजन और बिजली भी समवर्ती सूची का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो युद्ध एवं शांति, डाक एवं तार, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये दोनों ये सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है? तेलुगु शामिल है, मैथिली भी शामिल है, सिंधी भी शामिल है, लेकिन तुलु ये शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। इस मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये भी सही है। 21वां संविधान संशोधन की बात करें, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये भी सही है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली यानी कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया, इसको कहते हैं कोंकणी, यानी कि इसका एक ट्रिक होता है नमक। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 91वें संविधान संशोधन के तहत नहीं बल्कि 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी गलत है। मिलान करें अगर बात करें तो 9वीं अनुसूची की बात करें, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 10वीं की बात करें तो 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं की बात करें तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993, और 12वीं की बात करें तो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। देशी रियासतों का भारत के में विलय के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है? देशी रियासतों का भारत के विलय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जूनागढ़ रियासत ने जनमत संग्रह पर, यानी कि जौ से जूनागढ़, जौ से जनमत संग्रह, यानी कि ये सही है। हैदराबाद की रियासत पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर रियासत पर विलय पत्र के द्वारा हुआ था, यानी कि उपयुक्त सारे ऑप्शन सही हैं। 87 नंबर क्वेश्चन करें, भारत एक है। भारत क्या है? तो एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो कौन सा सही पूछ रहा है या असत पूछ रहा है? संसद विधि के द्वारा कौन सा सत है? तो हो जाएगा ऑप्शन ये, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। यही 2 अधिकार दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मिलान करने के लिए कहा गया है, मिलान करें। 90 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि भाग 11 किस चीज से संबंधित? भाग 11 आपात उपबंध। भाग 11 आपात उपबंध। अगर बात करें भाग 15 की तो भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 की बात करें संविधान संशोधन, और भाग 20 की बात करें तो भाग 20 हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि 1, 4 ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग। ऐसे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 3 था। भारतीय संविधान के भाग 9 ख में
किससे संबंधित भारतीय संविधान का जो भाग 9 का ख है वह किससे संबंधित है? 9 का ख संबंधित है किससे? सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों से संबंधित है। ये आगे भी क्वेश्चन आया हुआ है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि हमें कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। बिल्कुल। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सिद्धरामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों के निम्नलिखित राज्यों में के बनाने के यही कालानुक्रम के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कौन सा कब बना था? अगर बात करें 94 नंबर क्वेश्चन की, तो 94 में सबसे पहले कौन आया था? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश बना था। फिर दूसरे पर की बात करें तो हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर लास्ट में सिक्किम 1975। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो 1, 3 यानी कि 1 और 3 ए नंबर ऑप्शन ही सही है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मिलान गलत है? 95 नंबर क्वेश्चन का किसका मिलान गलत है? गोवा 1987 बिल्कुल सही है। त्रिपुरा 1972 ये भी सही है। मेघालय 1971 नहीं होगा। नागालैंड 1963 ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 के बाद देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। बिल्कुल सही है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया था, नहीं बल्कि 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। फ्रांस की सरकार ने 1954 में अपनी सभी बस्तियां भारत सरकार को सौंप दी और भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक संस्था स्थापित संवैधानिक निकाय है। और बात करें तीसरा, गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 यानी कि 1, 3 और 4 यानी कि क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिलान करें। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करें। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद उत्तर की तरफ यानी कि नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद यानी कि मध्य इलाहाबाद। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। तो यानी कि 1 का ए, 2 बी का 2 ऐसे करके सारा ऑप्शन होगा। 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? तो 1, 2, 4 नहीं, बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3, 4, 5। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया? पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को 1994 में सम्मिलित किया गया। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को 1994 में सम्मिलित किया गया। बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? बिहार से अलग राज्य झारखंड की स्थापना कब की गई? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखने देते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। अगर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।